चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की और पॉइंट्स की, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं हम बोल सकते हैं कि कुछ यहाँ पर हमने बैंक्स लिए हैं, उनके इस्टेब्लिशमेंट बहुत पूछे जा सकते हैं, कब हुए हैं। तो देखिए आरबीआई फुल फॉर्म आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में एस्टेब्लिश हुई। वहीं आईएफसीआई की बात करें, इफ्सी, इसका है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो ये इसका जो इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1948 में। उसके बाद एसबीआई आई, बहुत कॉमन है, आप सब जानते हैं। और हाँ, एसबीआई को लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। तो अगर आपके में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक, तो एसबीआई है। कई स्टूडेंट्स पीएनबी इसका आंसर करते हैं, तो पीएनबी नहीं है। इसकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे एसबीआई की, तो ये बहुत पुरानी है, बस इसका नाम चेंज हुआ था 1955 में। ठीक है, इसकी हिस्ट्री पीएनबी से भी पुरानी है। तो अगर आपसे कॉमर्शियल ओल्डेस्ट बैंक पूछी जाती है, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी, तो वो है हमारी सिर्फ और सिर्फ एसबीआई। ठीक है, 1955 में ये स्टैब्लिश हुई। स्टैब्लिश क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये नेशनलाइज हुई और नेशनलाइज के बाद इसका नाम एसबीआई रखा गया। ठीक है, फिर है यूटीआई, ये भी पूछी जाती है फुल फॉर्म, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 1964 में। फिर आती है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 1956 में स्टैब्लिश हुई। जीआईसी, जिसको हम जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, ये 1972 में इसका स्टैब्लिश हुआ। फिर है आरआरबीज, जिसको हम रीजनल रूरल बैंक्स भी बोलते हैं, ये 1975 में स्टैब्लिश हुई। इसके बाद आता है एचडीएफसी। एचडीएफसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1977। फिर है आईसीआईसीआई, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए मैंने टिक भी लगाया है, इनके फुल फॉर्म्स बहुत पूछे जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी, तो ये है इसका 1995 में। उसके बाद हम बात करें इडबी की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964। और एग्जिम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1982 में स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद हम नाबार्ड बात करते हैं, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़िएगा। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982। फिर है एनएचबी, एनएचबी की फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक, 1988। सिडबी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि है 1990 में। फिर आता है सेबी, सेबी की भी बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बहुत है। तो ये है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि है 1992 में स्टैब्लिश हुई। ठीक है, इसके बाद कुछ और हैं, जैसे कि इरडा, इरडाई है, बोलते हैं इसको। तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस की ये रेगुलेटरिंग अथॉरिटी है और ये 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। फिर है एनपीसीआई, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि है 2008 में स्टैब्लिश हुई। फिर है मुद्रा, मुद्रा इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट है, तो पूछ ली जाएगी एग्जाम में। तो मुद्रा को बोला जाता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, हम थोड़ा सा बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए बैंक जो है वो ग्रीक वर्ड बैंक्यू से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बैंकिंग। और आपसे फर्स्ट बैंक अगर पूछी जाती है, तो फर्स्ट बैंक थी हमारी कासा दे सैन जेनेरियो, जियोर्जियो बोलेंगे इसको। ठीक है, कासा दे सैन जियोर्जियो, 1148 में फर्स्ट बैंक हमारी स्टैब्लिश हुई थी। और अगर फर्स्ट पब्लिक बैंक आपसे पूछा जाता है, तो वो है बैंक ऑफ पेनिस, 1157। और अगर इंडिया के रेफरेंस में, ये तो वर्ल्ड रेफरेंस में हो गई फर्स्ट बैंक। ठीक है, और अगर इंडिया के रेफरेंस में पूछा जाता है, तो वो है हमारी, क्या है जल्दी बताइए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इंडिया के रेफरेंस में फर्स्ट बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और वर्ल्ड के रेफरेंस में है कासा दे सैन जियोर्जियो। ठीक है, 1148। ठीक है, और पब्लिक बैंक है हमारी बैंक ऑफ बेनिश। अब देखिए यहाँ पे फंक्शंस की बात करें, तो कॉमर्शियल टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए कॉमर्शियल बैंक्स आप सब जानते हैं, जो हमें लोन प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आरबीआई,
सॉरी सॉरी, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, एसबीआई, ये सब हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स जो हमारे फॉरेन जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें हेल्प करती है। इंडस्ट्रियल बैंक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हेल्प देती है। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर फोकस करती है। सेविंग्स बैंक हमारी कॉमन बैंक्स जो हैं वो भी सेविंग बैंक्स के अंदर ही इंक्लूड कर ली जाती हैं। ये एसबीआई और ये बैंक ऑफ इंडिया, ये सब सेविंग बैंक्स की भी भी बोल सकते हैं इन्हें। इंडिजीनियस बैंक जो हमारे इंडिया से कंसर्न है या फिर टोटली हमारी इंडियन बैंक है, ठीक है। और सेंट्रल बैंक जो कि हमारी है आरबीआई, बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको फंक्शंस तो पता ही होंगे बैंक्स के, तो ये है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, 3 तरह के फंक्शंस हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो डब्ल्यूटीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है। और इसका जो फाउंड हुआ ये यानी कि स्टैब्लिश हुई 1947 में गेट से हुई। गेट से इसको डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट किया गया। गेट के फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स, ठीक है। 23 मेंबर कंट्रीज थी इसकी। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था। 162 मेंबर कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो गेट जो है वो 8th राउंड हुआ था। कौन सा 8th राउंड था हमारा, उरुग्वे राउंड, जिसमें डब्ल्यूटीओ को कन्वर्ट कर दिया गया, डब्ल्यूटीओ के नाम से इसको बना दिया गया और ये हमारी फॉर्मल एजेंसी बन गई, ठीक है। फॉर्मली की बात करें, ये पूछा जाता है फॉर्मली कब स्टैब्लिश हुई, तो वो है 1 जनवरी 1995, ठीक है। फिर है रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब डब्ल्यूटीओ के क्या रोल होते हैं, तो देखिए लिबरलाइज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी कि जो भी इसमें कंडीशंस हैं उनको लिबरलाइज कर दिया गया ताकि हर कंट्री को आसानी से वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर पाए, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा टर्म्स कंडीशंस ना हो। स्टैब्लिशिंग रूल्स, कुछ रूल्स बनाए गए जिससे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो कुछ रूल्स बनाए गए इनके द्वारा जिससे कि फेयर ट्रेडिंग हो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी कंट्रीज को किसी और रेट पे अमाउंट पे डील कर रहे हैं, किसी के साथ किसी और रेट पर डील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फेयर प्रैक्टिस हो, ठीक है, यानी कि हेल्दी कंपटीशन हो सबके बीच में। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस कोटेशन की। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लोको प्राइस, एफओआर की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, जिसको जो कि है हमारा फ्री ऑन रेल। देखिए ये कॉमन इंग्लिश है, अब आप ये मत कहिएगा कि इसको मैं हिंदी में कराऊं, ये कॉमन है। और ये फुल फॉर्म्स आपसे इंग्लिश में ही पूछी जाएंगी, ये फुल फॉर्म्स हिंदी में नहीं पूछी जाएंगी आपसे। तो और मैं आपको जो समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, वो हिंदी ही है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब आप अम, जिस जो एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद जब आप बीएड कर लेंगे तो आप टीचर बनेंगे, तो आपको दोनों में ही पढ़ाना पड़ेगा। इवन आप इंग्लिश मीडियम में भी जाएं या हिंदी मीडियम में भी जाएं, लैंग्वेज आपको दोनों चूज करनी होंगी क्योंकि स्टूडेंट्स हर जगह आपको दोनों तरह के मिलेंगे। तो प्लीज अभी से खुद को समझाइए, खुद अंडरस्टैंड कीजिए, तभी आप दूसरों को समझा पाएंगे। इसलिए दोनों पे ही फोकस कीजिए। इतनी टफ इंग्लिश या इतनी टफ हिंदी नहीं है, होगी, मैं आपको हेल्प करूंगी वहां पर ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो एफओआर की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो वो है फ्री ऑन रेल। फिर है एफएएस की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो इसका मतलब है फ्री अलोंग साइड शिप। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। सीएफ का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी कि उसके संग कॉस्ट एंड फ्रेट इंक्लूड है। अब देखिए CAF दिया है यहाँ पे और एक आता है C&F, तो इसका मतलब होता है एफओबी प्लस फ्रेट। अब एफओबी क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, फ्री ऑन बोर्ड, यानी बोर्ड पे वो फ्री है, ठीक है। CIF का मतलब होता है कॉस्ट भी इंक्लूड है, इंश्योरेंस भी इंक्लूड है उस प्राइस में, और फ्रेट भी उसका इंक्लूड है, ठीक है। एक्स शिप प्राइस होता है, इनबोर्ड प्राइस होता है, लैंडेड प्राइस होता है। ये सारे आप मत पढ़िए, मैं ना ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इनको क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये मेरे नोट्स थे तो मैं आपको ये समझा दे रही हूँ, लेकिन जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही वही मैं आपको समझा रही हूँ। फिर आता है पार्टनरशिप एक्ट, सबको पता है 1932, ये भी पूछे जाएंगे, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949। कंपटीशन एक्ट 2002। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008। इन सब के ये याद रख लेना कौन सा एक्ट कब का है। कंपनीज एक्ट 1956 है, 2013 में अमेंडमेंट हुआ।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1946 है। स्टैंडर्ड एंड वेट एंड मेजर्स एक्ट 1956, ठीक है। इसके बाद एक दो और देख लीजिए, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये है FT, फॉरेन ट्रेड ब्रैकेट में है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। ये आपसे के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। फैक्ट्रीज एक्ट पूछा जाता है, 1948 है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है। वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 है। और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है वो 1952 है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, ये भी हो सकता है पूछ ले। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, मिनिमम वेज एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ये पूछा जाता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है 1948 है। और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, बोनस एक्ट 1975, ये मैटरनिटी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इनकम टैक्स का थोड़ा सा देख लीजिए। रेसिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कंडीशंस क्या हैं। उसको इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहना है प्रीवियस ईयर के अंदर। यानी कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशन पूछें तो आप वहां बताएंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर है उसमें उसको कम से कम 182 डेज वहां पे रहना होगा इंडिया में, तभी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और एंड नहीं है, और है, यानी कि या तो ये कंडीशन फुलफिल करे या ये। इसमें है मस्ट हैव बीन इंडिया 365 डेज ड्यूरिंग 4 years, यानी कि जब आप जिस साल की आप कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 4 साल पहले, प्रीसीडिंग लिखा है ना, तो 4 साल पहले उसको कम से कम 365 डेज इंडिया में रुकना है, यानी कि रहना है। और जो उसका प्रीवियस ईयर है उसमें 60 दिन, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर से 4 साल पहले 365 दिन, और जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें 60 दिनों से रहना होगा। या तो वो ये कंडीशन फुलफिल करे या ये कंडीशन फुलफिल करे, ठीक है। इसके साथ साथ अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 9 out of 10 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स होंगे उसमें से 10 में से 9 साल उसको यहाँ पे रहना होगा, तब वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। और ये और अगर ये वाली कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको ये वाली फुलफिल करनी है, जो कि है हैव बीन इन इंडिया इन टोटल 7 to 9 डेज, यानी कि उसको इंडिया में टोटल 7 to 9 डेज उसको रहना होगा, तभी वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। नॉन रेसिडेंट की नहीं पूछी जाती क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट में बता दिए हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से बहुत पूछी जाती है कि ये इनकम अदर सोर्सेज की है या नहीं, ठीक है। तो कुछ मेन चीज इनकम्स हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनको नोट कर लीजिए। जैसे कि आपकी डिविडेंड से कोई भी इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस की बात करें तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। अगर आपको बिनिंग बुल रेस से कोई भी इनकम हुई है तो अदर सोर्स का पार्ट है। अगर आपको कोई भी कीमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको कोई डोनेशन रिसीव हुई है तो अदर सोर्सेज है। और अगर आपको कोई भी इनकम शेयर से हुई है, डिविडेंड अदर देन इंडियन कंपनी, डिविडेंड कोई भी मिला है इंडियन कंपनी के अलावा, तो अदर सोर्स का पार्ट है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में ये सारी इनकम्स जाती हैं। PDF में आपको इसका दे दूंगी। अब देखिए यहाँ पे अमलगमेशन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो देखो दो या दो से ज्यादा कंपनियां मिलकर कोई भी एक न्यू फर्म फॉर्म करेंगी, यानी कि एक कंपनी और दो कंपनी मिलकर, इनका तो अब एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, एक नई कंपनी बनाई, तो वो नई कंपनी अमलगमेशन कहलाएगी। और अगर एक कंपनी बाय करती है दूसरी कंपनी के बिजनेस को, यानी कि तीसरी कंपनी नहीं बनी है, बस एक ने बी को बाय कर लिया है, सी कंपनी नहीं बनी है। इसमें क्या हुआ है, ए प्लस सी मिलकर A+B मिलकर सी बनी है, लेकिन इसमें क्या है, ए और बी मिलकर कोई भी एक बिजनेस चेक करेगा, नई कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, तो वो हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाई जाएगी, ठीक है। अब देखिए परचेस कंसिडरेशन हम किस किस तरह से ले सकते हैं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो परचेस कंसिडरेशन की बात करें तो हम लमसम भी ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स की वैल्यू इसके बेसिस पर भी ले सकते हैं, नेट पेमेंट में ले सकते हैं, या फिर नेट असेट मेथड से ले सकते हैं। और ये परचेस कंसिडरेशन किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, मर्जर एमलगमेशन, इनके रेफरेंस में। तो ये चारों मेथड हैं जिसके थ्रू हम परचेस कंसिडरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
तो देखिए इनको इस नाम से भी जाना जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं और अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। अब हम प्रोडक्शन कम करें या थोड़ा ज़्यादा करें, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहेगी। हाँ, वेरिएबल में चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसको अनअवॉइडेबल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। शटडाउन कॉस्ट की बात करें तो टेम्परेरी शटडाउन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि अगर हम टेम्परेरी अपनी बिजनेस को शटडाउन कर देते हैं तो उस समय जो हमारे खर्चे आता है उसको हम शटडाउन कॉस्ट बोलते हैं। अबंडनमेंट कॉस्ट की बात करें तो देखिए कोई भी एक्टिविटी जो हम परमानेंटली बंद कर देते हैं करना, तो तब जो हमारे खर्चे शुरू होते हैं वो हमारे अमेंडमेंट कॉस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी बिजनेस में कोई भी खर्चा करता है तो वो सारे खर्चे उसके अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर ट्रीट किए जाते हैं। फिर है इकोनॉमिक कॉस्ट। देखिए इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आपने कोई माल बनाया उसको बेचा, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अब आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपने खर्चा किया, रॉ मटेरियल लिया, मशीनरी दी, वेजेस दी, वो सारी क्या है इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, लेबर हो गई आपकी, रॉ मटेरियल हो गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, आपको बिल्डिंग का रेंट देना है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये फिक्स्ड है। आप भले ही उस बिल्डिंग में कुछ टाइम पीरियड या 1 या 2 महीने प्रोडक्शन करें ना करें, करें या फिर ना करें, आपको रेंट देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो रॉ मटेरियल कम यूज़ होगा, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी होती रहती है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। अब नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू वो होती है जो हम हाथ में रिसीव करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमको 10,000 इनकम है, उसमें से 2,000 हमारे रेंट में चले गए, 3,000 हमारे कोई और खर्चा हुआ उसमें चले गए, अब हमारे पास क्या बचा 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये हमारी नॉमिनल इनकम में कंसिडर की जाएगी, हम 10,000 इनकम नहीं बोल सकते, ठीक है। रियल इनकम, रियल इनकम वो होती है परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि सारे खर्चे करने के बाद उसके पास क्या बचा, वो उसका परचेजिंग पावर कहलाता है। गिफिन गुड्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गिफिन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि वो गिफिन गुड्स वो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं लेकिन इंफीरियर में भी सुपीरियर क्वालिटी होगी, ठीक है। इसी के साथ ही साथ वेवलेन गुड्स होते हैं। वेवलेन गुड्स वो होते हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर हमारी डिमांड भी बढ़ती है, जैसे कि डायमंड। अब डायमंड के प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन भी है लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है, स्टेटस आ जाता है लोगों का। उन्हें लगता है कि जितने प्राइस हाई होंगे हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा स्टेटस को ये बताएगा कि हाँ हमारा स्टेटस बहुत हाई है। तो वेबलिन गुड्स, गिफिन गुड्स ये लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताते हैं, उसका एक्सेप्शन है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हेन द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमम, यानी कि जब कंज्यूमर का को फायदा होता है और प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है तो उसको बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी कि कंज्यूमर को कम पैसे देकर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है और उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और वहीं प्रोड्यूसर को भी जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया था उसकी कॉस्ट से ज़्यादा उसको अर्निंग हो गई उस प्रोडक्ट को बेचने में, तो दोनों का सरप्लस हो गया। इन दोनों के सरप्लस की कंडीशन को हम एलोकेटिव एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में समझा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा आप सबको। आप नोट्स मत देखिए, अगर आपको नोट्स देखने में दिक्कत हो रही है तो बस आप मैं जो बोल रही हूँ आप उसको समझिए, ठीक है। फिर है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो है वो किसने दी थी, तो ये दी थी J.S. डेंसेन-बरी ने, ठीक है। फिर है MRTP एक्ट पास कब हुआ था, तो ये 1969 में हुआ था, इंडिया में हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था और इसको हम कॉपरा के नाम से भी जानते हैं, तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि कॉपरा के नाम से कौन सा एक्ट जाना जाता है, तो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
ठीक है। फिर है काविट एम्पटर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। काविट एम्पटर, देखिए काविट एम्पटर आपको इंग्लिश टर्म ही दिया होगा एग्जाम में, फिर चाहे आप हिंदी का अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो काविट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, मतलब जो बायर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूछे प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल चीज तो नहीं है, या फिर इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, और वहां पे सेलर जो होगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स हैं उसको बताने की। और काविट वेंडर का मतलब होता है लेट द सेलर बिवेयर, यहाँ पे सेलर को बताना होगा पहले से कि ये चीज है, या फिर इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, आपको इसको सेफली रखना है, इस तरह इसकी हैंडलिंग करनी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कब पास हुआ था, तो ये 1930 में पास हुआ था। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि ये नोट्स मैंने भी अपने लिए जब बनाए थे तो बहुत जल्दी जल्दी में बनाए थे, तो हो सकता है कि अब आपको राइटिंग थोड़ी अजीब लगे, ठीक है। ट्रेडमार्क एक्ट जो है वो 1969 में आया था। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में आया था। ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स एक्ट 1969 में आया। ऐसे याद रखिए, एमआरटीपी के टाइम आया, एमआरटीपी का भी तो यही टाइम है। फिर है माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑल्सो नोन एज इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि माइक्रो क्या होता है, हम स्मॉल लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे करते हैं, और जो मैक्रो होता है वो हम कैसे करते हैं, एज अ होल, यानी कि एक लार्ज लेवल पे इसमें स्टडी करते हैं, और माइक्रो में छोटे लेवल पर, ठीक है। जैसे कि हम सप्लायर्स, कस्टमर इंटरमीडिएट, कॉम्पिटिटर्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट की बात करें तो अब है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लेजिस्लेचर आ जाता है हमारा, एग्जीक्यूटिव आ जाता है, और जुडिशरी आ जाती है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी कैसी हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन सा चल रहा है वो हमें सब देखना है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, ऐसे याद रखिए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होगी, ठीक है। कौन सी हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, क्या जुडिशरी है, किस तरह के एग्जीक्यूटिव पावर है लोगों के पास, वो सारी चीजें। नॉन इकोनॉमिक की बात करें तो इसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, डेवलप, डेमोग्राफिकल और नेचुरल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्री एंटरप्राइज, इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, कंट्रोल ऑन कमांड, रिसोर्सेज ओवर रिसोर्सेज होते हैं, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, कंपनीज अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करती हैं, कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस करती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, ठीक है। यानी कि फ्री एंटरप्राइज होता है। फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में बात की जाती है, पब्लिक बोरोइंग्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को। ये मार्केट है, ठीक है, क्या, मार्केट, ये मार्केट टोटल 5 हैं, 5 तरह के, थोड़े शॉर्ट छोटे छोटे हैं, ठीक है। लेकिन एक चार्ट में समझाना आपको इम्पोर्टेंट था, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। मैं चाहती थी तो आपको ये बुलेट फॉर्म में या फिर मैं आपको पैराग्राफ फॉर्म में समझा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है चार्ट से आप इजीली समझेंगे, थोड़ा छोटा है। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने परफेक्ट कंपटीशन लिया है, फिर मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, और फिर मोनोप्सोनी है, ठीक है। सबसे पहले हम सेलर्स की बात करते हैं कि इसमें सेलर्स कितने होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज सेलर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में सिर्फ वन होता है, तभी तो वो मोनोपोली क्रिएट करेगा कि हाँ मार्केट में सिर्फ उसका उसके पास ही वो प्रोडक्ट है, अब वो मन मुताबिक पैसे चार्ज करेगा और आपको उसी से लेने, क्योंकि कोई और सेलर उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करता। तो क्या है, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, फेयरली लार्ज सेलर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, यानी कि थोड़े ज्यादा होते हैं। ओलिगोपोली में कम, फ्यू होते हैं, जैसे कि आप एयरलाइंस कंपनी देखिए, कम हैं 3 से 4 एयरलाइंस कंपनियां हैं, कम है, ठीक है, फ्यू हैं। और मोनोप्सोनी में क्या होता है, मैनी, बहुत सारे होते हैं। अब नंबर ऑफ बायर्स की बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में
बायर्स भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स भी ज़्यादा हैं, बायर्स भी ज़्यादा हैं। लेकिन मोनोपोली के अंदर बायर ज़्यादा हैं, मोनोपोलिस्टिक में भी बायर ज़्यादा है, ओलिगोपोली में भी बायर ज़्यादा है, लेकिन मोनोप्सोनी में बायर सिर्फ एक होता है। ठीक है, जैसे कि हम टाटा का नाम ले सकते हैं। टाटा स्टील जो है वो स्टील की डिमांड करती है, तो टाटा सिर्फ एक ही है जो स्टील में इतना बड़ा लार्ज डील करती है। ठीक है, तो हम एक नाम ले सकते हैं मोनोप्सोनी में बायर का। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि एक ही नेचर के प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ भी होमोजीनियस प्रोडक्ट है। यहाँ डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिए डिफरेंशिएटेड और हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो है वो हमारे कहाँ बनते हैं, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में, बाकी सब में होमोजीनियस प्रोडक्ट है। फिर है नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, यहाँ परफेक्ट नॉलेज होती है लोगों को कि मार्केट में कहाँ क्या बिक रहा है। यहाँ पे कुछ नॉलेज होती है, कम नॉलेज होती है, क्योंकि इतने यहाँ पर सेलर्स होते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कम नॉलेज है, यहाँ भी कम नॉलेज है, यहाँ भी कम नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब है यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर है, लार्ज सेलर्स है, तो कोई भी कंपनी आके अपना माल खरीद सकती है, कोई भी बायर माल खरीद सकता है किसी से भी। तो क्या है, फ्री होते हैं ये लोग एंट्री और एग्जिट के लिए। यहाँ क्लोज्ड और रिस्ट्रिक्टिव होती है, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन है जिसने मोनोपोली क्रिएट कर लिया, तो कोई दूसरा पर्सन वहां आकर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहां पर उसको मार्केट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही किसी और ने पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है। मोनोपोलिस्टिक में फ्री, ओलिगोपोली में क्लोज्ड और मोनोप्सोनी में क्लोज्ड। ठीक है, मार्केट पावर की बात करें तो इसमें कोई पावर नहीं होती, इसके अंदर लार्ज पावर होती है, क्योंकि भाई वो अकेला बेचने वाला है तो पूरी पावर उसी के हाथ में है। इसमें स्लाइट पावर यानी कि कम पावर, क्योंकि यहाँ पे लोग भी कम है थोड़े। यहाँ सिग्निफिकेंट पावर यानी कि अच्छी पावर होती है, यहाँ पे लार्ज पावर होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो ये नीचे का मत समझिए, आपके इनमें नहीं आता, चलो मैं समझा देती हूँ आपको। इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस, ये प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि भाई देखो बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो बायर्स के अकॉर्डिंग ये अपने प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन ये प्राइस मेकर होता है, क्योंकि देखो सिर्फ माल बेचने वाला एक ही पर्सन है यहाँ पर, किसमें, मोनोपोली में। तो भाई वो जो प्राइस कहेगा वही आपको खरीदना है, उसी प्राइस पर। आप नहीं कह सकते कि इतने प्राइस पर दो, क्योंकि वो तो कह देगा आप कहीं और से खरीद लो, और कहीं और आपको मिलेगा नहीं वो प्रोडक्ट, तो लौट फिर के आपको उसी के पास खरीदना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे प्राइस मेकर है ये। यहाँ भी प्राइस मेकर होता है, क्योंकि भाई कम है, यहाँ भी प्राइस मेकर है, यहाँ भी कम है, और ये भी प्राइस मेकर है। सिर्फ प्राइस टेकर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है। सेलिंग कॉस्ट की बात करें तो सेलिंग कॉस्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक में और यहाँ पे ओलिगोपोली में। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात करें तो परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। नेगेटिवली स्लोप्ड है, क्योंकि भाई यहाँ पर हम बात करें नेगेटिवली तो स्लोप्ड है, लेकिन लेस इलास्टिक है। बाकी सब में भी लेस इलास्टिक है। यहाँ किंग डिमांड की बात की है, ये हमने बहुत बार करवाया। किंग डिमांड कर्व किसकी बात करता है, ओलिगोपोली की, तो यहाँ किंग डिमांड कर्व है। और अगर हम मोनोप्सोनी की बात करें तो यहाँ भी नेगेटिवली स्लोप है। ठीक है, और हम यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्वल होता है, और बाकी सब में क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, बाकी सब में यही है, तो आपको याद करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने चार्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दो चीजों को। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉफिट, नेचर ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और हमारा मोनोपोलिस्टिक में नॉर्मल है, बाकी सब में एबनॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, बाकी सब में एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है। तो यहाँ पर एक इतने से चार्ट में मैंने आपको पूरा मार्केट समझा दिया है, बहुत शॉर्ट में, इजी होगा आपको याद करना। इसको आप याद कर लीजिएगा, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी। ठीक है, अब देखिए
वही आ गया फिर से अमलगमेशन, 2 और मोर कंपनीज फॉर्म अ न्यू कंपनी। लिक्विड रेशो पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिक्विड रेशो होता है लिक्विड असेट्स और लिक्विड क्विक असेट्स अपॉन क्विक करंट लायबिलिटीज। क्विक असेट्स कैसे निकालते हैं? करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स निकल कर आ जाता है। स्टैंडर्ड क्विक रेशियो की बात करें तो 1:1 है। सॉल्वेंसी रेशियो हमारी क्या करता है? सॉल्वेंसी रेशियो हमें लॉन्ग टर्म जो भी लाइबिलिटीज है उसको मीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ये है हमारा डेट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड को आप डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा, और ये आइडियल रेशियो होना चाहिए 2:1। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की बात करें तो इसमें हमारे प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस फिक्टिशियस असेट्स, जब हम ये सब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल असेट्स में से आप टोटल डेट्स को माइनस कर दीजिए तो आपका इक्विटी पोर्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो की यहाँ पर हम बात करें तो इसको हम परफॉर्मेंस और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अभी मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी बता देती हूँ। तो देखिए सेल्स में से जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं सेल्स से मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा पीवी रेशियो निकल कर आ जाता है। दूसरा मेथड कैलकुलेट करने का ये है टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्जिन ऑफ से तीसरा, बहुत सारे मेथड हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नेट प्रॉफिट में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तब भी पीवी रेशियो निकल कर आ जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करेंगे तब भी पीवी रेशियो निकल आएगा। अब बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा बताता है जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स हुई हैं और जो भी हमारी सेल्स एट ब्रेक इवन, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर जो सेल हुई है और जो हमारी एक्चुअल सेल हुई है उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि उसको अगर हम एक दूसरे से माइनस करें तो हमारा जो भी डिफरेंस निकल कर आएगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपसे बात करी थी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, वो ये रहा। बेवलिन गुड्स डिमांड डायमंड हम इसमें बोलते हैं, यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम गिफिन गुड्स के साथ है। इग्नोरेंस अब क्वालिटी, क्वालिटी को यहाँ पे इग्नोरेंस किया जाता है। ठीक है, हाई प्राइस हाई क्वालिटी। ठीक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर। अब देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है? जो हमें इनिशियल स्टेज पर दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जब फर्स्ट टाइम उसकी ज्वाइनिंग होती है तो इंट्रोड्यूस किया जाता है, और कंपनी के साथ एम्प्लॉय के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस समय जो उसकी ट्रेनिंग होती है वो इनिशियल ट्रेनिंग या इंडक्शन ट्रेनिंग कहलाती है। जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो जॉब ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? उसकी वर्कर की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। प्रमोशनल ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी वैकेंसी को प्रमोशन के थ्रू फिल करना, यानी कि आप प्रमोशनल ट्रेनिंग देंगे तो क्यों देंगे? क्योंकि आपने उसका प्रमोशन कर दिया है किसी भी वैकेंट सीट पर, उसको ठीक है फिल करने के लिए। रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी न्यू ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कराने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी वर्कर है वो बहुत पहले का पड़ा हुआ है, लेकिन अब के टाइम में बहुत चीज़ें पहले से काफ़ी चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल गई है, तो उसकी नॉलेज को चेंज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए या फिर नए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उसको ट्रेनिंग देना रिफ्रेश ट्रेनिंग कहलाता है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ठीक है, अब बात करें इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी की, तो इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कंटिन्यूस ट्रेनिंग करना, कीन टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि उसको नई से नई चीज़ सिखाना, उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहना, वो अडेप्टेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए ये एग्जांपल बहुत पूछा जाता है कि जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है वो कौन सी है, तो ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको एक एक्चुअल वर्क कंडीशंस दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर एक अलग से रूम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको वो सारी कंडीशंस दे दी जाएंगी, वही सारा काम दे दिया जाएगा जो रियल में आपको अपनी जॉब में करना है। यानी कि एक इमेजिनरी आपको एक
सिचुएशन क्रिएट कर दी है वहाँ पर, और आपको उसमें काम करना है। तो इससे क्या होगा, आप वहाँ पर काम करना सीख जाएंगे, जिससे कि आप जब रियल में अपने यहाँ अपने कैबिन में काम करने जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ठीक है। फिर है टोटल असेट्स टू डेट इक्विटी रेशियो। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं टोटल असेट्स में, जब हम जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स का मतलब देनदार टर्नओवर रेशियो। ठीक है। तो इसका क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स, जो भी आपकी क्रेडिट सेल्स है पूरी वो लेंगे, एवरेज डेटर्स यानी कि जो भी आपके देनदार होंगे उनका आप एवरेज निकालेंगे, प्लस कर देंगे आप एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स, जो कि आपके बिल्स रिसीवेबल्स होंगे। ठीक है। इसके साथ आप एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यानी कि कितने होते हैं, तो हो गया हमारा 365। ठीक है। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि जो भी आपका डीटीआर निकल कर आ जाएगा, वो इससे आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। उसी हिसाब से हम एवरेज वो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो लेते हैं। देखिए उसमें नेट क्रेडिट सेल्स लिया था, इसमें नेट क्रेडिट परचेस ले लिया, और यहाँ पे एवरेज डेटर्स लेते हैं, यहाँ एवरेज क्रेडिटर्स ले लिए, यहाँ एवरेज बिल्स रिसीवेबल्स ले लिया। ठीक है। फिर इसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड में ये क्या था, 365 डेज था। ठीक है। ये भी 365 डेज। नीचे हमने डीटीआर लिया था, यहाँ पर हम सीटीआर लेंगे। ठीक है। सिंपल है। अब देखिए ट्रेजरी बिल समझ लीजिए। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं हमारे टोटल 5 तरह के होते हैं। एक होता है 14 दिन का, एक होता है 14 दिन का ही लेकिन वो इंटरमीडिएट होता है, 91 डेज का होता है, 182 डेज का होता है, 364 का होता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनके मिनिमम डेज कितने हैं, तो आप लिखेंगे मिनिमम 40 डेज के लिए इश्यू किया जाता है और मैक्सिमम 365 या फिर 1 ईयर के लिए। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा इससे। और ये भी बोल सकते हैं कि ट्रेजरी बिल है वो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो वो किया गया था 1986 में। और ट्रेजरी बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है बताइए जल्दी, ये गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो 1989 की, और यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर्स की बात करें सीपी 1990, कॉमर्शियल ऑफ बोरिंग्स की बात करें तो ये हो जाएगा 1990। सीएमएम की फुल फॉर्म देख लीजिए, तो वो है कॉल मनी मार्केट, ओवरनाइट बोरोइंग्स और मनी एट कॉस्ट, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1992 में। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये सेबी के अंडर 2000 से आ गए, यानी कि इंट्रोड्यूस 1992 में किए गए थे, लेकिन अगर हम बात करें कि सेबी का इसका कंट्रोल हो गया था 2000 से। ठीक है। रेपो को हम रेट ऑफ रिपर्चेस भी बोलते हैं, और ये इंट्रोड्यूस की गई थी दिसंबर 1992 में। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो नवंबर 1996 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और सीएमबी की फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, तो वो है कैश मैनेजमेंट बिल, जो कि हमारा 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद आता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग जो है वो शुरू की गई थी 1988 में इंडिया के अंदर, और ये किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी आईसीआई और यूटीआई। आईसीआई की फुल फॉर्म बता दी, यूटीआई की मैंने आपकी फुल फॉर्म बता दी थी, जो की थी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन मूडी द्वारा यूएस में 1909 में, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन मूडी के द्वारा यूएसए में 1909 में। अब इतना आप चलो रहने दीजिए, ये आपके में इतना नहीं पूछा जाएगा, कृषि लिक्रा ये सारी चीजें। ठीक है। ये आप रहने दीजिए, ये नोट कर लीजिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। ये पूछा भी गया है आपके प्रीवियस पेपर में। रिजर्व मनी, जिसको हम एमओ से भी डिनोट करते हैं। एमओ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो भी सर्कुलेशन में करेंसी होगी वो उसमें हम ऐड करेंगे बैंक की डिपॉजिट जो भी आरबीआई के साथ है, और जो अदर डिपॉजिट आरबीआई के साथ है, ये सब ऐड कर देंगे तो हमारा रिजर्व मनी निकल कर आ जाएगा। नैरो मनी, नैरो मनी अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, नैरो मनी को हम M1 से भी डिनोट करते हैं, और नैरो मनी हम कैलकुलेट करते हैं करेंसी विद द पब्लिक, यानी पब्लिक के पास जो करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, प्लस अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा नैरो मनी। वहीं M2 की बात करें तो M2 में
M1 के साथ जब हम सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, जो भी सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स हैं उसकी सेविंग डिपॉजिट को जब हम MI के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारा M2 निकल कर आ जाता है। ठीक है, और ब्रॉड मनी M3 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम वही है। MI जो M1 जो है यानी कि नैरो मनी में जब हम टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम की जो टाइम डिपॉजिट है उसको ऐड कर देंगे तो हमारा ब्रॉड मनी निकल कर आ जाएगा। M4 की बात करें तो M4 में M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारा M3 निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं फिनिश करते हैं। आप पहले इनको रिवीजन करिए, कुछ और पॉइंट्स रह गए हैं वो अभी मैं थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करूंगी आपके साथ ही। ठीक है, तो जब तक आप ये पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।